Okay, so hello everyone, welcome to this lecture. Okay, so in the previous lecture, we have discussed about various vector operations. For example, addition, subtraction, dot product, cross product, triple product, and how to calculate them. And also in the later half of the lecture, we have discussed about the various काइंड ऑफ क्वांटिटीज वेक्टर, शूडो वेक्टर, स्केलर, शूडो स्केलर. यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था. ठीक है, वहीं से आगे चलते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंशियल कैलकुलस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर एनालिसिस. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वेक्टर के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए भी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए भी. इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है. इसको समझ लेंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें जो वेक्टर एनालिसिस में आती हैं वो रिजोल्व हो जाएंगी. और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी लेक्चर के कंटेंट से, नेक्स्ट लेक्चर के कंटेंट से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे. बिफोर मूविंग अहेड इन द डिफरेंशियल कैलकुलस, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ए क्रॉस बी हमने कैलकुलेट करके देखा था, एक ए डॉट बी क्रॉस सी हमने कैलकुलेट करके देखा था, जिसको हमने एक को क्रॉस प्रोडक्ट कहा और एक को हमने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. उनके बेसिस पे कई बार छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनको को प्लेनर कंडीशन और को लीनियरिटी कंडीशन के बेसिस पे पूछा जाता है. तो अगर कभी आपको को प्लेनरिटी या कहें को प्लेनर कंडीशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो. एज इट्स नेम सजेस्ट, को प्लेनर, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो. तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दो तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं. पहला आपको दिया होगा कि चेक करिए कि ये जो वेक्टर्स हैं को प्लेनर हैं या नहीं, यस और नो, ऐसा पूछा जा सकता है कि को प्लेनर हैं या नहीं. दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये तीन वेक्टर्स ए बी सी समथिंग को प्लेनर हैं तो बताइए बी वेक्टर का जो मिसिंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी. फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर आपको दिया हो, ए इज इक्वल टू A1 एक्स कैप प्लस A2 वाई कैप प्लस A3 जेड कैप. बी वेक्टर आपको दिया हो B1 एक्स कैप प्लस B2 वाई कैप प्लस B3 जेड कैप. सी वेक्टर आपको कोई दिया हो C1 एक्स कैप प्लस C2 वाई कैप प्लस C3 जेड कैप. ठीक है, ऐसे A1 A2 A3 में सभी कोई नंबर हो सकते हैं. तो यहां से क्वेश्चन कैसे बना सकता है, अगर ये वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सभी नॉन हैं तो पूछेगा कि ये वेक्टर तीनों को प्लेनर हैं या नहीं. पहला तरीके का सवाल. दूसरा क्या हो सकता है, इनमें से किसी को मिस कर दे, B2 की वैल्यू ना दे, यहाँ पे x छोड़ दे, बाकी सबकी वैल्यू दे दिए, या फिर किसी और को मिस कर दे, किसी और को मिक्स कर दे, कोई कंपोनेंट यहाँ पे मिस कर दे और कहे कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हैं. तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हैं. तो को प्लेनरिटी कंडीशन कैसे देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब a डॉट बी क्रॉस सी, जब हम निकाल रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम देख रहे थे तो हमने कहा था कि जो B क्रॉस C है वो तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताता है, लेकिन A डॉट बी क्रॉस C जो है, ऐसा हमने बनाया था ना, तो वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हमने डिफाइन किया था. तो इसका मतलब जो A है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप. बी क्रॉस सी ने तो बेस का एरिया कैलकुलेट कर लिया था, जब उसको ए डॉट के साथ किया तो वो ए कोस थीटा का जो कंपोनेंट आया था पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, उससे हमने वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप कहा था. तो इसका मतलब अगर ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में ही हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो को प्लेनर कंडीशन क्या है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो आ जाए तो वो क्या है, को प्लेनर हैं, अदरवाइज नहीं है. ये को प्लेनर की कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से. ए डॉट बी क्रॉस सी, तीन वेक्टर दिए जाएंगे, कोई कंपोनेंट मिस हो सकता है, कहेंगे इसकी वैल्यू बताइए अगर ये को प्लेनर है तो को प्लेनर की कंडीशन है ये.
अगर ऐसा आ रहा है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। सिमिलरली एक होता है कोलिनियरिटी कंडीशन। कोलिनियरिटी कंडीशन कोलिनियरिटी मतलब दो वेक्टर्स हों और कहा जाए कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, जिनकी सेम लाइन हो। अगर मैं कहूं कि ए और बी वेक्टर एक ही लाइन में हैं या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल हैं या नहीं है। अगर वेक्टर एक लाइन में है, अगर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, हमें पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो थीटा 0 हो जाएगा उसके लिए, एक लाइन में होने के लिए, पैरेलल होने के लिए। तो अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर आ रहा है तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं। ये मैंने सही लिखा क्या? क्या ये मैंने लॉजिकली सही लिखा? आंसर है गलत, कि नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का कंपैरिजन वेक्टर से ही होता है। ये तो स्केलर लिख दिया, नंबर लिख दिया, 0 लिख दिया हमने यहां तो सीधा। तो ये वेक्टर क्या नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसकी जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 0 के ऊपर वेक्टर लगाइए, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, 0 एक्स कैप प्लस 0 वाई कैप प्लस 0 जेड कैप। बात समझ में आई? सो 0 वेक्टर। सो इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। बात समझ में आई क्या? इसमें भी ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, दो वेक्टर आपको कोई दे दे और फिर कहे कि बताइए ये कोलिनियर है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, अगर ये कोलिनियर है तो एक्स की वैल्यू बताइए, तो निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना आसान है, से यही वेक्टर दिए होते ए और बी मान लो, तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको अगर 0 वेक्टर के बराबर कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे कोई एक्स समथिंग एक्स कैप प्लस समथिंग वाई कैप प्लस समथिंग जेड कैप आएगा, उसको रखेंगे 0 एक्स कैप 0 वाई कैप 0 जेड कैप। तो एक्स कैप वालों को एक्स कैप से कंपेयर करेंगे, वाई कैप को वाई कैप से, जेड कैप को जेड कैप से। तो वहाँ पे कोई अननोन अगर पैरामीटर होगा तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। हावेवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस पर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनके न्यूमेरिकल्स भी कंसीडर करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये कितने आसान हैं और कैसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाने की। ठीक है, तो कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनर कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। Okay, so now before moving in the differential calculus, let's understand one more important topic, that position vector and separation vector. काफ़ी आसान है, आपने खूब जनरली यूज किए होंगे, लेकिन एक बार डिटेल में जान लेते हैं। समझिए कैसे। लेट अस सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई, ये क्यों पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, क्योंकि बार बार हमें कहा जाएगा कि कोई चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं लेट अस सपोज एक चार्ज Q है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी पोजीशन है एक्स वाई जेड। अब हमें नहीं पता कि एक्स वाई जेड कहाँ से है, पहली चीज, या Q को अगर प्लेस किया गया है तो एक आर्बिट्रेरी लोकेशन है, उसको कैसे डिफाइन करें, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैसे डिसाइड करें कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसकी क्या इफेक्ट होने वाला है किस डिस्टेंस पे, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे।
अब डिपेंड करता है, आपने देखा होगा जनरली, देखो आप जब पढ़ते हो कहीं पे तो आपने कहा होगा भाई Q अगर यहाँ है तो अगर यहाँ मैं फील्ड कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये डिस्टेंस D है तो D स्क्वेयर, ऐसे लिख देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये Q कहाँ रखा था, ये कहाँ रखा था, बस हमने चार्ज से एक डिस्टेंस देखी और एक जनरलाइज फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम केसेस में सही होता है, लेकिन जब हम डीप डिटेल स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केसेस की, वहाँ पे आप देखना कि आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चार्ज कहाँ रखा था और ओरिजिन कहाँ था। प्रॉब्लम में ओरिजिन कहाँ है और चार्ज कहाँ है, उसी को सॉर्ट करने के लिए अभी हम समझते हैं कि लेट अस सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सो से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हम चार्ज को कहीं रखते हैं और उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हम चार्ज के इफेक्ट को कहीं स्टडी करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, अगर कोई कहे चार्ज यहां रखा है Q एट x y z, सो दिस वेक्टर इज से r वेक्टर, इसको मैंने क्या कहा, r वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q, ये r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q। तो Q जो r वेक्टर है वो क्या होगा, x2 माइनस x1, यहां पे क्या है कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 x कैप y कैप z कैप, तो इट विल बी x x कैप प्लस y y कैप प्लस z z कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड और द इफेक्ट ऑफ दिस Q एट सम पॉइंट। लेट अस सपोज यहां पे हम देखना चाहते हैं कि ड्यू टू दिस चार्ज Q व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहां पे कोई दूसरा चार्ज रखें तो उसको कितना कूलम्ब फोर्स मिलेगा। सो द पॉइंट वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग द फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q इज नोन एज द फील्ड पॉइंट, दिस इज नोन एज द फील्ड पॉइंट। यहां पे हम फील्ड देख रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q, तो ये तो फील्ड पॉइंट हो गया जहां पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये हो गया सोर्स पॉइंट जहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स हो रहा है, द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज नोन एज द सोर्स पॉइंट। सो दिस पॉइंट से फ्रॉम द ओरिजिन इट इज एट x डैश y डैश z डैश कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी से r डैश, सम r डैश। अब समझ में आएगा आपको। देखो, अब जब मैं कहूं कि भाई फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज Q, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। सो दिस डिस्टेंस विल बी टेकन, नॉट दिस, नॉट दिस। तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं D, दिस इज फ्रॉम द चार्ज, दिस इज फ्रॉम द चार्ज फ्रॉम हेयर। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कि ये कितनी होगी, तो यहां पे एक वेक्टर लगाया। लेट अस सपोज इसको मैंने मान लिया कि ये R है, ये R डैश है, तो इसको मैं कैपिटल R बोल दूं। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन R प्लस R इज इक्वल टू दिस R डैश। हम इंटरेस्टेड हैं इस R को कैलकुलेट करने में, सो R इज इक्वल टू R डैश माइनस R। R डैश क्या होगा, देखो R डैश की वैल्यू क्या होगी, x डैश माइनस 0 x कैप, y डैश माइनस 0 y कैप, z डैश माइनस 0 z कैप। सो इट विल बी x डैश x कैप प्लस y डैश y कैप प्लस z डैश z कैप। बात समझ में आ गई भाई? तो नाउ दिस पोजीशन वेक्टर R, और द मोर प्रिसाइजली दिस R इज नोन एज द सेपरेशन वेक्टर। सेपरेशन वेक्टर, the vector which separate source point from the field point is known as separation vector. So R will be R dash minus R. So R dash minus R करेंगे तो component में से component minus होते रहेंगे. So R vector will be x dash minus x x cap plus y dash minus y y cap plus z dash minus z z cap. ये आपका R हो गया. ठीक है जी. So this is R.
मैग्नीट्यूड आर कैसे निकालेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं। सो आर का मैग्नीट्यूड विल बी एक्स डैश माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई डैश माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस जेड डैश माइनस जेड का स्क्वेयर एंड अंडर द रूट। सो ये आपका आर मैग्नीट्यूड हो गया। आर कैप निकालना चाहें तो मुश्किल है क्या? अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें आर कैप, सो इट विल बी आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आर। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। बात समझ में नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन वेक्टर। तो सेपरेशन वेक्टर क्या होता है? फील्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स माइनस सोर्स पॉइंट डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि कोई चार्ज रखा हुआ है 3, 2, 1 कोऑर्डिनेट्स पर, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड एट सम से 6, 2, 6 से 1 एंड से 5, ऐसा कोई दे दिया जाए ये वाला। तो बताइए सेपरेशन वेक्टर क्या होगा? सेपरेशन यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 माइनस 3 दैट इज 3x कैप प्लस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस y कैप प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4z कैप। ये हो गया आर वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड है 9 प्लस 1 प्लस 16 दैट विल बी अंडर द रूट 26। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। बात समझ में आएगी? बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है और ये पता होना चाहिए कि सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट से ही हमारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि आर कौन सा लेना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके सिलेबस में गिवन है मल्टीपोल एक्सपेंशन या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें आप इसका मैजिक देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस हमें लेना होता है, चार्ज कौन सा लेना होता है, डिस्टेंस कौन सा लेना होता है। वहाँ पे ये चीज़ बड़ी हेल्प करेगी। तब तक इसको संभाल के रखेंगे पोजीशन वेक्टर और सेपरेशन वेक्टर को। बात समझ में आ गई? चलिए So now let's start the main topic of today's class, that is differential calculus. Differential calculus. So differential calculus basically differentiating the functions, or you can say understanding about the differentiation or differentiating various functions. अब हम पढ़ रहे हैं स्केलर और वेक्टर, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। बात समझ में आई? समझिए, लेट अस सपोज आपके पास कोई फंक्शन f है, fx। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि सम फंक्शन f विच इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं कहूं कि दिस इज df by dx, if fx is this one then df by dx is this one. So what does it mean? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है df by dx? So आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि if x is changing by an amount of x by an amount of dx, पहले x था, अब x plus dx हो गया, उस सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन f था वो f प्लस df हो गया, उसमें चेंज आया df। मतलब द चेंज इन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फंक्शन x, कि x अगर इतना चेंज हुआ तो f इतना चेंज हुआ, दैट इज आवर डिफरेंशिएशन df बाई dx। ऐसा ही तो है। समझिए कि अगर मैं कहूं कि दिस इज f, दिस इज x, सम फंक्शन इज दिस वन। सो आप कह रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे x चेंज हो रहा है देयर इज सम चेंज इन द f। एक फंक्शन ये था fx, ऐसा है। इन दोनों फंक्शंस को देख के आप क्या अंदाजा लगाते हैं? आप कहते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है चेंज तो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू f,
और समवेयर फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड दिस फंक्शन इज वेरिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। देखिए कैसे देखते हैं कि समझिए दो पॉइंट आपने पकड़े, कोई ये दो पॉइंट लिए, कोई भी ले लीजिए। जब x की वैल्यू इतनी बदली है, x जब यहां से यहां गया तो f की वैल्यू इतनी बदली है। जब x इतना चेंज हुआ तो f इतना चेंज हुआ। यहां पे आप देख रहे हैं कि जब x यहां से यहां गया, जब x की वैल्यू इतनी चेंज हुई तो f की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ज्यादा चेंज नहीं है। इसका मतलब चेंज जो है इसमें ज्यादा है, तो इट मींस दिस फंक्शन इज चेंजिंग वेरी रैपिडली एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। ऐसा ही तो हम अंदाजा लगाते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन से, कि नहीं, df by dx ऐसे लगाते हैं। तो टोटल चेंज इफ आई वांट टू चेक दिस df, तो आई कैन राइट इट एज df कैन बी रिटन एज df by dx इनटू dx, ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। सो दिस इज द टोटल चेंज इन द फंक्शन df। अब यहां पे सिचुएशन बड़ी आसान थी कि जो x है, जो f है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। तो हमने देखा कि भाई वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस वे, कि सिंपल डिफरेंशिएशन करके उस वेरिएबल के साथ हमने देख लिया कि हाउ द फंक्शन f इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट x, कि x जब चेंज हो रहा है तो f कितना चेंज हो रहा है। इसी को दूसरी भाषा में आप कहते हैं स्लोप कितना है, स्लोप कितना है। इसी को df by dx को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यही तो स्लोप है, दिस इज स्लोप, ऐसे तो डिफाइन करते हैं। अगर ये किसी का घर है तो कहते हैं स्लोप इतना है, स्लोप इतना है, स्लोप इतना है, स्लोप इतना है, बहुत ज्यादा है, तो दिस इज द स्लोप। हाउ फास्ट, जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका मतलब उसका जो डी फंक्शन इज चेंजिंग वेरी रैपिडली एज कंपेयर टू एक्स, कि एक्स थोड़ा चेंज हुआ, एफ में ज्यादा चेंज आ गया, दैट इज द स्लोप। सो इसी को हम स्लोप कहते हैं। अब ये चीज हमें पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वेक्टर के केस में और स्केलर के केस में ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले अब हमारे पास दो सिचुएशन, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। स्केलर को समझते हैं कि स्केलर में चेंज देखना चाहते हैं कि स्केलर में चेंज कैसा होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हमने लिया टेम्परेचर T, टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर T एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक रूम लेते हैं दिस वन, और इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया टेम्परेचर T। इसमें क्या डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया टेम्परेचर T एक्स वाई जेड। अब आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस टेम्परेचर T विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, कि टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है। अब आप नहीं बता सकते डायरेक्टली देख के कि भाई टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा है, क्यों, देर आर लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस। भाई एक्स वाई जेड तीन, नाउ फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन 3 वेरिएबल्स रादर देन 1 वेरिएबल। यहां पे एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। सो इट मींस अगर आप यहां देखेंगे इस डायरेक्शन में आपको अलग चेंज देखने को मिलेगा, इधर जाएंगे अलग देखने को मिलेगा, इधर जाएंगे अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग। देयर आर नंबर ऑफ डायरेक्शंस, देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स वाई जेड एंड कॉम्बिनेशंस। तो अब कैसे पता लगाएं कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, कैसे पता लगाएं कि टेम्परेचर का मैक्सिमम चेंज किस तरफ है रूम में। तो फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वी इंट्रोड्यूस द ग्रेडियंट, वी इंट्रोड्यूस द ग्रेडियंट। ओके, लेट अस सपोज इसको ही सोल्व करना है, हमें कैलकुलेट करना था, है ना। यहां पे लिख लीजिए ग्रेडियंट, टॉपिक बना लीजिए ग्रेडियंट, और फिर इसको समझते हैं इसके अंदर, है ना। ये पहला टॉपिक हो गया, नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। उसको हमने एक इंस्पिरेशन लिया कि जब नॉर्मल फंक्शन ऐसा होता है तो स्केलर और वेक्टर कैसे होंगे। उस इंस्पिरेशन के बेस पे हम दूसरे टॉपिक पे आए कि स्केलर और वेक्टर का क्या होगा। तो स्केलर का एक टेम्परेचर लेके ग्रेडियंट को स्टडी करते हैं। अब टेम्परेचर T है, यहाँ पे हमने T को डिफाइन किया सम T एक्स वाई जेड। आप देखना चाहते हैं कि dt क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर क्या है। तो आप कहेंगे करली T बाई करली एक्स dx प्लस करली T बाई करली y dy प्लस करली T बाई करली z dz। देखिए तो ग्रेडियंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इन डिफरेंशियल कैलकुलस इटसेल्फ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला बताने की बजाय आपको वहाँ तक फील कराना चाहता हूँ कि क्यों आया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम चेंज है, या जो भी इसके डेफिनेशंस बनाते हैं क्यों बनाते हैं। इसलिए हमने कहा कि चेंज इन टी, चेंज इन टेम्परेचर टी, ये बातें लिखते रहिए साथ साथ। चेंज इन टेम्परेचर टी इज डी टी विच कैन बी रिटन एज दिस वन। तो इसको अगर हम लिखें, सो डी टी को, तो दिस कैन बी रिटन एज करली टी बाई करली एक्स, एक्स कैप, प्लस करली टी बाई करली वाई, वाई कैप, प्लस करली टी बाई करली जेड, जेड कैप, डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। लिख सकते हैं, देखो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स कैप की एक्स कैप के साथ होगी, ये यूनिट टर्म बन जाएगी, वाई की वाई के साथ होगी, ये बन जाएगी, जेड की जेड के साथ होगी, ये बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये क्या है, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, डी जेड जेड कैप। देखो एक्स में छोटा सा चेंज डी एक्स, वाई में छोटा सा चेंज डी वाई, जेड में छोटा सा चेंज डी जेड। मतलब जब इसमें x जो है वो x प्लस डी एक्स हो गया, y जो है वो y प्लस डी वाई हो गया, z जो है वो z प्लस डी जेड हो गया, तो स्मॉल इनफाइनाइटसिमल चेंजेस इन x, y एंड z आर dx, dy एंड dz. So dx x cap plus dy y cap dz z cap is known as डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, DL वेक्टर। नाउ सी, इसको भी T इज ए स्केलर क्वांटिटी। T क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई अगर करें तो दिस कैन बी रिटन एज करली बाई करली एक्स एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड जेड कैप इंटू टी, टी को कॉमन ले लिया है, बाहर स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक है, नाउ हेयर बिगिंस द स्टोरी। इसको ऐसे कर लो ब्रैकेट में। सो दिस टर्म करली बाई करली एक्स एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड जेड कैप, करली बाई करली एक्स एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड जेड कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोर प्रिसाइजली अगर आप आर्ग्यूमेंटिकली देखें तो दिस शुड बी रिटन एज एक्स कैप करली बाई करली एक्स प्लस वाई कैप करली बाई करली वाई प्लस जेड कैप करली बाई करली जेड। ऐसा लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं इन प्रैक्टिस तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, हमें पता है कैसे ऑपरेट करना होता है। दिस इज नॉन एज डेल ऑपरेटर, दिस इज नॉन एज डेल ऑपरेटर। इसको क्या कहा हमने? डेल ऑपरेटर कहा। यहां से इंट्रोड्यूस किया एक नया ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर अपने आप में एक वेक्टर है, लेकिन सिर्फ वेक्टर नहीं कह सकते, इट इज ए वेक्टर ऑपरेटर, इट इज ए वेक्टर ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है? इट इज नोन एज ए वेक्टर ऑपरेटर। इट इज नॉट सिंपली ए वेक्टर, it is having some properties like a vector, but it is a vector operator. Operator मतलब which can operate on something, which can act on something. So this vector operator can operate on something. So this vector operator del can operate on something.
वो समथिंग क्या है हमारे पास, स्केलर और वेक्टर। ये क्या हो सकता है, स्केलर और वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो सकता है। बस ये बात अगर आप समझ गए तो समझो आप डिफरेंशियल कैलकुलस सारा समझ गए। डेल इज ए वेक्टर ऑपरेटर, इसका काम है ऑपरेट होना, एक्ट अपॉन समथिंग, दैट समथिंग कैन बी स्केलर और ए वेक्टर। ओके, इसको यहीं पे समझेंगे, अभी यहीं तक रखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज डेल टी, इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो डी टी इज इक्वल टू डेल टी डॉट dl vector, del t dot dl vector. Now see, if this is a vector, del is a vector operator, this t is a scalar, so ultimately this del t will be a new vector quantity. Agree or not? ये कैसी क्वांटिटी होगी अपने आप में भाई, स्केलर होगी कि वेक्टर होगी? ये जो पूरी क्वांटिटी बन के आएगी, इसमें एक्स कैप वाई कैप जेड कैप होंगे कि नहीं होंगे? टी जे स्केलर, टी कोई स्केलर हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, ऐसा टी है। तो जब इसको मैं करली बाई करली एक्स इस पे ऑपरेट करेंगे, कैसे करते हैं, ऐसा ऑपरेट होगा जैसे यहाँ पे था, टी एक बार इसके साथ आएगा, टी एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ, जो भी सोल्व होगा आखिर में एक्स कैप वाई कैप जेड कैप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। तो इसका मतलब डेल टी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो समथिंग वेक्टर डॉट समथिंग वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल कोस ऑफ थीटा, दिस इज आवर डी टी, दिस इज आवर डी टी। चेंज इन टी इज डेल टी डी एल कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन दैम। ओके, नाउ what is the physical significance? So see, first of all, this del t is known as gradient of t, gradient of t। तो पहली टर्म हमने डिफाइन कर ली है डेल टी। जब ये डेल ऑपरेटर एक स्केलर के साथ ऑपरेट होता है तो बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, सिंपली स्केलर पे ऑपरेट कर गया, नेट रिजल्टेंट क्या आया, एक वेक्टर क्वांटिटी आई जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी, ग्रेडियंट ऑफ टी। क्लियर है यहां तक? ग्रेडियंट किसको कहते हैं, जब डेल ऑपरेटर स्केलर पे ऑपरेट करे तो बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर आपस में क्या जाते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होते थे। ये चीज हमने पढ़ी थी कि स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको डॉट क्रॉस किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो या तो वो डॉट प्रोडक्ट में जाएंगे या वो क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो जब डेल एक वेक्टर ऑपरेटर एक स्केलर के साथ गया तो ग्रेडियंट कहलाया, ग्रेडियंट ऑफ टी बन गया। अब ग्रेडियंट ऑफ टी का फायदा क्या है, मतलब क्या है, वो समझते हैं। ये ग्रेडियंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से घुमा घुमा के। हम ढूंढने चले थे कि टेम्परेचर का चेंज कितना है और मैक्सिमम चेंज किधर है, ये ढूंढने चले थे हम। अब हम समझ के चलते हैं, देखो भाई, ये डेल टी अपने आप में एक वेक्टर तो है ही कंप्लीट, और डीएल भी अपने आप में एक वेक्टर, इनके बीच का एंगल कोई थीटा है। तो हमने कहा कि जो रूम है उसके अंदर डेल टी कहीं इधर पड़ा हुआ है, कहीं भी हो सकता है डेल टी, है ना भाई, वेक्टर है तो वेक्टर की तो डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये है डेल टी। ये रूम में कहीं भी डायरेक्ट कर रहा है, चुपचाप बैठा है एक तरफ, टी था उस टी का डेल टी आया इधर भाई। दूसरा हमने कहा कि जो डीएल है कि एक्स वाई जेड में इतना चेंज हमने किया, दैट वी कैन फिक्स, उसका मैग्नीट्यूड हम फिक्स कर सकते हैं कि डी एक्स डी वाई डी जेड कितना चेंज करके देखना है। तो डीएल हमने फिक्स कर लिया, और डीएल भी अपने आप में एक वेक्टर है, डीएल भी क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है। तो डीएल भी कहीं इधर पड़ा है जिसका एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है। अब जो डीएल है वो हमारी प्रोबिंग नोब है, मतलब उस पर हमने लगा रखा है टेम्परेचर सेंसर, और हम ढूंढ रहे हैं उसको ऐसे ऐसे करके, डीएल को इधर लगाया इधर लगाया इधर लगाया इधर 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 इधर, पूरे रूम में उसको घुमा रहे हैं और टेम्परेचर को नोट करते जा रहे हैं कि कितना चेंज आ रहा है, मैक्सिमम चेंज किधर आ रहा है, नोट करते जा रहे हैं। भाई इस डायरेक्शन में है
तो टेम्परेचर ऐसे बदल रहा है जब एक्स वाई जेड इतने बदल रहे हैं, तो जब इधर जा रहा है तो इतना, जब इधर जा रहा है तो इतना, इधर इतना, इधर इतना, इधर इतना, इधर ऐसे करके चल रहा है। अब जैसे ही dt इज गिवन एज del t dl cos थीटा। अब जैसे ही इन दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, dt की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और किसी भी वैल्यू पे, थीटा की किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू उस वैल्यू से कम होगी जो थीटा इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि कोस थीटा 1 हो जाएगा वहां पे, तो उससे छोटी ही होगी बाकी वैल्यूज कोस थीटा की। तो इसका मतलब जैसे ही ये dl घूमता 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 हमने ठीक डेल टी की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, तो हमारी dt की जो रीडिंग हम नोट कर रहे थे उसमें भी मैक्सिमम चेंज दिखेगा। इससे चाहे हम इधर जाएं, चाहे इससे हम इधर जाएं, या किसी भी एंगल पे जाएं, ये जो रीडिंग है ना, इससे तो कम ही चेंज दिखने वाला है, क्योंकि मैथमेटिकली भी यही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट टी था वो तो ऑलरेडी कह रहा था कि मैक्सिमम चेंज इधर है। जो हमारी प्रोबिंग नॉब थी वो हम थे ढूंढने वाले, वो हम जाते जाते बाद में हमें एहसास हुआ कि वो डेल टी ही तो है, कि भाई जो मैक्सिमम चेंज है वो इधर ही तो है। इसके अलावा तो हमने हर जगह सर्च कर लिया, वो तो कम आ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो इधर है। और डेल टी ये बात पहले से ही बता रहा था कि भाई जिधर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं वो मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन है, तुम देख क्यों नहीं रहे हो। बट हमने कंफर्म किया डीएल के थ्रू, तो फिर हम एग्री कर गए कि भाई जो डेल टी जो बता रहा है जिधर मैं हूं डेल टी, उधर ही मैक्सिमम चेंज है टेम्परेचर में। तो ग्रेडियंट जो है वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज और मैक्सिमम चेंज इन द टेम्परेचर, और मैक्सिमम चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डेल टी ऑलरेडी डायरेक्ट कर रहा था उधर कि भाई मैं इधर रेस्ट कर रहा हूं, आराम से तुम ढूंढते रहो जिधर भी जाना है। जब तुम इधर आओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैक्सिमम चेंज इधर ही है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर हमने मान लिया कि अब जब डेल टी की डायरेक्शन जब भी निकलेगी तो हम बिना डीएल को क्रॉस चेक किए हुए हम मान लेंगे कि भाई डेल टी जिधर है वही मैक्सिमम चेंज है, वही मैक्सिमम इंक्रीज है उधर ही, अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब डेल टी लिखिए, डेल टी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चेंज इन द फंक्शन, द मैक्सिमम चेंज इन द फंक्शन और मैक्सिमम इंक्रीज in the function in its direction, in its direction, in its direction. Okay, ठीक है। अब वो चेंज कितना है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए डेल टी मैग्नीट्यूड। डेल टी विल रिप्रेजेंट द स्लोप और यू कैन से द अमाउंट ऑफ इंक्रीज। तो डेल टी क्या होगा, स्लोप, और लिखिए द मैग्नीट्यूड डेल टी गिव्स द स्लोप अलोंग द मैक्सिमम डायरेक्शन, स्लोप अलोंग द मैक्सिमम डायरेक्शन। Okay, now let us suppose, एक एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज सम हिली साइड एरिया एंड यू आर हेयर। ओके, अगर हम यहां टॉप पे बैठ के देखें तो स्टेशनरी पॉइंट पे टॉप पे क्या होता है, चेंज जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाता है, पहली चीज। दूसरी क्या है, यहां से हम देखना शुरू करते हैं हर डायरेक्शन में, तो जो सबसे स्टीपेस्ट जो स्लोप होगा, जो सबसे मैक्सिमम स्लोप जिधर होगा वो किसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। जिधर भी सबसे ज्यादा डीपेस्ट या कहीं की स्टीपेस्ट एसेंट दिखेगा, डिसेंट दिखेगा, वो क्या होंगे, वो हमेशा चाहे नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो, वो क्या होंगे, हमेशा ग्रेडियंट की डायरेक्शन होंगे। और ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट पे सवाल में दिए हो सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं,
point of maxima, point of minima, saddle point. इन सब सिचुएशंस में del t should be equal to 0 वेक्टर. अगर del t 0 हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो dt भी 0 हो गया, चेंज इन द टेम्परेचर 0, स्लोप इज 0. बात समझ में आई? सो एट द स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट डाउन एट द स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ए मैक्सिमम, मैक्सिमा को एक समिट भी बोल सकते हैं जब हिली एरिया की बात करेंगे, समिट. मिनिमम को वैली बोल सकते हैं, वैली के रूप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, समिट, वैली, और ए सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट या फिर शोल्डर, शोल्डर भी बोलते हैं उसको, सैडल पॉइंट को. ये अगर दिए हों तो क्या करेंगे हम, डेल टी को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि डी टी की वैल्यू वहां पे 0 है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट, देन वी कैन कैलकुलेट. ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये तो एक तो हो गया स्केल. देखो क्या की पॉइंट्स क्या है यहां से अब समझने वाले, कि जब भी डेल ऑपरेटर एक स्केलर पे ऑपरेट करता है तो एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन टी. उसके बाद डेल टी है वो मैक्सिमम इंक्रीज की तरफ इशारा करता है, मैक्सिमम चेंज की तरफ इशारा करता है. ठीक है, और ये चीज हमने यहां से देख ली है. अब इसी बेस पे डाइवर्जेंस और कर्ल पे बढ़ने से पहले इसी को हम थोड़ा सा और यूटिलाइज करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, खास करके आपके एग्जाम में, वो देखो. इसको ध्यान रखेंगे, ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बस जानी चाहिए. अगर ये इतना सा बॉक्स समझ में आ गया तो डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और सेकंड डेरिवेटिव जो सबसे टफ लगते हैं बच्चों को, वो सब इस बॉक्स से क्लियर हो जाएंगे. बस ये ध्यान रखो, ये बोलते रहो, डेल ऑपरेटर कैन बी ऑपरेटेड ईदर ऑन ए स्केलर और कैन बी ऑन वेक्टर. स्केलर पे ऑपरेट करेगा तो नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. यहां जब देखेंगे वेक्टर, जब पढ़ेंगे डाइवर्जेंस कल, तो वो भी करेंगे. अभी इस डेल ऑपरेटर को, डिफरेंशिएशन वाले को ही थोड़ा सा और पढ़ते हैं जो ग्रेडियंट की फॉर्म में आता है. ठीक है, लिखिए इसी में ग्रेडियंट वाले टॉपिक में लिखिए, अदर इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ डेरिवेटिव, other important cases of derivative and gradient. देखो सबसे पहला लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर. ये बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर. अब ये वो टॉपिक करेंगे जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं. ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर. लिखिए, इफ आर इज एनी पोजीशन वेक्टर और रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर, देन dr by dt represents the velocity vector at that point. For example, ये कोई r वेक्टर है, ये पॉइंट P है, तो if this is r vector then dr by dt represents the velocity vector. मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल रखा है, so dr by dt will represent its velocity vector tangent to the p, tangent to the p. So this is the direction of dr by dt in the tangent direction. Okay, so लिखिए dr by dt is a vector in the direction of tangent to the path, dr by dt is in the tangent direction to the path. Okay,
तो जब भी हमें, कई बार ऐसा होगा कि भाई आर हमें गिवन होगा, एक कर्व है उस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, उसका टेंजेंट वेक्टर निकालिए, तो क्या निकालना होगा, डी आर बाई डी टी। सिमिलरली एक्सलरेशन वेक्टर, सो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, this represents the acceleration vector, this represents the acceleration vector, d square r by dt square, acceleration vector, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, if phi x y z इक्वल टू c, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए प्लेन्स की, और ए फैमिली ऑफ प्लेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस, कुछ भी ऐसी इक्वेशन दे दी जाए कि दिस रिप्रेजेंट ए प्लेन, सो मैंने एक जर्नल लिख दिया, इफ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सरफेसेस, फैमिली ऑफ सरफेसेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, देन del phi, very very important, then del phi represent a vector normal to phi x y z surface, very very important भाई, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ग्रेडियंट का यूज करके। ये क्या है, अगर phi x y z इक्वल टू c एक फैमिली ऑफ सरफेसेस या किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, देन पूछा जाएगा उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है। क्या कहेंगे, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है। भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो आप तब निकालोगे जब आप नॉर्मल वेक्टर निकालोगे, फिर यूनिट तो निकल जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर निकालना क्या होगा कि डेल फाई, ये सब खूब सारे सवाल करेंगे इसके ऊपर, एकदम समझ में आ जाएगा, अभी कंसेप्ट समझिए। सो डेल फाई, इसका जब ग्रेडियंट लेंगे ऑफ दिस सरफेस, सो दैट एक वेक्टर बनेगा अपने आप में, डेल फाई एक नया वेक्टर आएगा, जैसा मैंने कहा था यहाँ पे पिछले स्लाइड में। सो डेल फाई इज ए न्यू वेक्टर, दैट वेक्टर रिप्रेजेंट्स नॉर्मल टू दैट सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल टू दैट प्लेन, मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद एक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है डी, मान लेते हैं ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी, हमने डी बोल दिया ऐसे ही। ठीक है, हमसे कहा जाता है कि कोई एक फाई हमें गिवन होगा और कहेगा कि उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए इन दिस डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेल फाई, दिस विल बी द gradient of phi in the direction of d, so it is known as del phi dot d cap, this is known as d cap, unit vector of d। इसके ऊपर भी बहुत सवाल करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि डेल फाई को अगर d की डायरेक्शन में देखना है तो d कैप से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं है। डेल फाई को अगर d की डायरेक्शन में देखना है तो d से मल्टीप्लाई ना करके d कैप से क्यों किया है, समझिए। लेट अस सपोज एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, बीच का एंगल है थीटा, ध्यान से समझो। तो आप कहते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, दैट इज सम ए कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा, ऐसा ही होता है। ए की परछाई बी की तरफ ए कोस थीटा, मतलब ए का कॉम्पोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में इज ए कोस थीटा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि ए का कंपोनेंट बताइए बी की डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे जी ए कोस थीटा। अब आपको थीटा अननोन है, थीटा पता ही नहीं है, तो क्या कंपोनेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे? डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, देखो ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा। ए कोस थीटा हमारा कंपोनेंट है, तो हम क्या कह रहे हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई दिस बी, मैग्नीट्यूड बी, सो इट इज इक्वल टू ए कोस थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी कैप, बी वेक्टर बाई बी, बी कैप
इज इक्वल टू ए कोस थीटा। देखो भाई, ए का कंपोनेंट बी की तरफ होता है ए कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू पता है तो ये निकल जाएगा, तो अब कंपोनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू नहीं पता तो ए डॉट बी कैप, ए वेक्टर को बी की सिर्फ डायरेक्शन में देखना है, तो बी की डायरेक्शन क्या है, बी कैप, नॉट बी वेक्टर। बी कैप इज डिफाइनिंग द डायरेक्शन ओनली विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 1। सो ए डॉट बी कैप रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैप, अलोंग बी। या फिर ऐसे निकालिए, अब थीटा पता नहीं है तो ये करिए। तो इसीलिए हमें नहीं पता इनके बीच के एंगल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव को क्या कहा, द कंपोनेंट ऑफ दिस डेल फाई ए न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, तो दैट इज डी कैप, इसलिए डी कैप आया है यहां पे। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो लिखिए द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई, द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई in the direction of d vector, in the direction of d vector is equal to del phi dot d cap, del phi dot d cap, then del phi dot d cap represents the directional derivative, then del phi dot d cap represents the directional derivative of del phi, of del phi. And the fourth important aspect of this is equation, tangent equation of a plane. टेंजेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन की टेंजेंट इक्वेशन आपसे पूछा जाए। परपेंडिकुलर तो आपने बता दी डायरेक्ट डेल फाई करके, लेकिन टेंजेंट पूछ लेते हैं। आजकल क्वेश्चन आम हो गया है एग्जाम्स में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, लिखो इफ सम फंक्शन एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इज गिवन, देन the tangent plane, then the tangent plane to the surface at points A, B, C, at points A, B, C is given by, कैसे लिखेंगे देखो, एफ एक्स वाई इक्वल टू जेड, ये जेड है इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी एक फॉर्मूला बना लो फिर लिखते हैं। सो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द टेंजेंट इक्वेशन टू द प्लेन, सो इट विल बी करली एफ बाई करली एक्स एट ए बी सी, जो पॉइंट दिए हुए हैं x माइनस ए, प्लस करली एफ बाई करली वाई एट ए बी सी वाई माइनस बी, प्लस करली एफ बाई करली जेड एट ए बी सी जेड माइनस सी इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सवाल पूछे जाते हैं इन पे, ठीक है। एंड इन एवरी एग्जाम यू सी, इफ यू आर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो बी अवेयर दैट कि इन एवरी एग्जाम द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले तो ये आसान आसान सवाल पूछे थे, अब ऐसा पूछेंगे नहीं। कंपटीशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू मेंटेन योर लेवल एज वेल। तो आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे जो आप पेपर टाइम पे कर पाएँ। बात समझ में आएगी नहीं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि एक लाइन के जो क्वेश्चन है मुझे वही करने हैं, ऐसा नहीं है। इन द रिसेंट एग्जाम्स वी विल डिस्कस, जब एक बार हम टॉपिक्स को थोड़ा खत्म करेंगे तो वी विल डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द रिलेटेड एग्जाम्स। तो यू विल सी कि क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं है कि एक लाइन में आंसर आ रहा है, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, यू हैव टू पुट सम माइंड। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द एग्जाम, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आपको कहा जाए कि कोई भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 9 कोई प्लेन है, तो बताइए इसकी टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट 2, 2, 1। तो क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, एफ सारे एक्स वाई जेड एक तरफ 0 के बराबर रखेंगे, तो एफ विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 9। एफ आ गया, एक्स के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन, ए बी सी में की वैल्यू रखेंगे, ए बी सी ये है,
फिर x माइनस ए, x माइनस 2 करेंगे ये प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन डेरिवेटिव पे, नॉर्मल पे, ग्रेडियंट पे, इस पे खूब सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब होंगी तब आपको कॉन्सेप्ट आएगा। पहले बात समझ में आई। सो ये आपके ग्रेडियंट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखिए, जो थर्ड पार्ट है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। ग्रेडियंट पढ़ लिया, डाइवर्जेंस पे आते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन था, सिंपल डिफरेंशियल था, दूसरा ग्रेडियंट, तीसरा डाइवर्जेंस। ऑफ ए वेक्टर। देखो भाई, कहां पे छोड़ा था, ये डेल था। डेल को हमने कहा कि या तो जाएगा स्केलर पे, ये जाएगा वेक्टर पे, ऐसे ऑपरेट होगा। तो जब ये स्केलर के साथ हुआ तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये ग्रेडियंट कहलाया। लेकिन कोई वेक्टर मान लेते हैं, लेट अस सपोज कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब डेल ऑपरेटर को इसके साथ एक्ट करना है। डेल ऑपरेटर विल एक्ट ऑन दिस, डेल ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन दिस। ओके, तो ये भी वेक्टर है अपने आप में, ये भी वेक्टर है। तो या तो ये जाएगा डॉट प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर के साथ, या जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। भाई टी के साथ तो डायरेक्ट चला गया था डेल टी, तो ग्रेडियंट बन गया। अब वेक्टर के साथ या तो जाएगा डॉट में या जाएगा क्रॉस में। बात समझ में आएगा। तो अगर ऐसा है तो इट इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेक्टर गिवन था, ए वेक्टर इज समथिंग a1 x कैप प्लस a2 y कैप प्लस a3 z कैप। डेल डॉट ए, इट इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए। डेल का फॉर्मूला क्या है, करली बाई करली एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। ए वेक्टर इज a1 x कैप a2 y कैप प्लस a3 z कैप। डॉट प्रोडक्ट होगी तो कैसे होगा, x कैप वाला x कैप के साथ 1 बचेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। ये इसके साथ x कैप डॉट y कैप जीरो, x कैप डॉट z कैप जीरो। ऐसे ही y कैप वाले सभी के साथ जीरो, y कैप को छोड़ के, z कैप वाला सभी के साथ जीरो, z कैप को छोड़ के। तो कैसे ऑपरेट होगा, करली बाई करली x a1 प्लस करली बाई करली y a2 प्लस करली बाई करली z a3। अब देखो इसमें कोई x कैप y कैप z कैप बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ a1 a2 a3। a1 a2 a3 में अगर कोई x y z है तो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी, वैल्यू जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे हमने कहा था डेल डॉट टी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, ऐसे ही डेल डॉट ए है दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, दैट विल बी ए नंबर। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये आपका डेल डॉट ए आ गया, इसको क्या कहते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ ए। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, खूब सारे प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब क्या है समझिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा नाम है डाइवर्जेंस, इट मीन्स समथिंग इज डाइवर्जिंग आउट, इट मीन्स समथिंग इज डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम समवेयर। सबसे अच्छा एग्जांपल है, लेट अस सपोज आप कहीं भी खड़े हैं जहाँ पे वाटर पॉन्ड है, कुछ ऐसा है, तो आप वहाँ पे कुछ मटेरियल ड्रॉप करते हैं एंड सी इफ द मटेरियल इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, इफ मटेरियल इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। वहां से कुछ डाइवर्ज हो रहा है, वहां से कुछ निकल रहा है, दैट इज कंटिन्यूसली डाइवर्जिंग फ्रॉम देयर, दैट इज ए पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एंड इफ
अगर आपने वहां पे मटेरियल डाला एंड एवरीथिंग इज कंप्रेसिंग और स्क्वीजिंग इन टुवर्ड्स द सेंटर, इट मीन्स you put the material at a point of negative divergence, as a point of negative divergence. आपने जरूर कहीं ना कहीं मूवीज में, रियल लाइफ में, खेत में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि कहीं से पानी ऐसे निकल रहा होता है कंटिन्यूसली, है ना, जो किसी मूवी में भी जरूर देखा होगा, कंटिन्यूसली पानी निकलता रहता है उधर से, तो दैट इज ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस पॉइंट. सिमिलरली जहां पे ड्रेन हो रहा है, सारा पानी इकट्ठा होके ड्रेन हो रहा है, दैट इज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस. सिंपल सी भाषा में यही है, बात समझ आई. तो ऐसी वेक्टर फील्ड्स जो किसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रही हैं, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं, सो दोज आर पॉजिटिव डाइवर्जेंस फील्ड. और जो जहां पे श्रिंक हो रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, वो क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है. और जो कांस्टेंट फ्लो है, कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वो यहां भी इतना ही है, यहां भी इतना है, यहां भी इतना ही है, एवरीवेयर इट इज सेम, सो डाइवर्जेंस इज जीरो. या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है. फोसेट है, शोवर है, तो क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जिंग पॉइंट है. जो सिंक है, ड्रेन है, वो नेगेटिव डाइवर्जेंस पॉइंट है. तो वेक्टर फील्ड में अगर हम समझें तो समझिए 3 वेक्टर फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूं. लेट अस सपोज यहां पे लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डिफाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो यहां पे इस लोकेशन पे वेक्टर फील्ड ऐसी है, आगे चल के थोड़ी ऐसी हो गई, इंक्रीज हो गया मैग्नीट्यूड, और इंक्रीज हो गया. यहां फॉर एग्जांपल और छोटा रख लो थोड़ा सा कंपेयर के लिए. सो अभी आप बताइए, दिस वेक्टर फील्ड इज हैविंग ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ए नेगेटिव डाइवर्जेंस और जीरो. साफ आपको दिख रहा है कि यहां से समथिंग इज डाइवर्जिंग आउट, समथिंग इज एक्सपेंडिंग, सो इट इज ए पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस. सिमिलरली इफ समथिंग इज कमिंग दिस वे, to this point, it means it is a point of negative divergence. Negative divergence. Similarly, if the vector field remains same throughout, यहां भी इतनी ही है, यहां भी इतनी है, no change, constant, it means zero divergence. वेक्टर फील्ड देके पूछ सकता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपको 4 वेक्टर फील्ड दे दे, उसमें से पूछ ले कुछ, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी जीरो है. कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, खूब सारे प्रॉब्लम भी करेंगे इस पे ऊपर, लेकिन अभी कंसेप्ट पे चलिए इस पे, ठीक है. सो दिस इज डाइवर्जेंस. मींस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जब भी आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हुए आए होगे हर जगह पे, उसका मतलब यही है कि आप सोर्स की बात कर रहे हैं. और यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं पता है, क्यों पढ़ा इसको वेक्टर में, ताकि EMT में यूज कर सकें जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स पॉइंट से निकल रही होगी. क्यों, कोई सोर्स पॉइंट होगा, वो रियल लाइफ के किसी शोवर की तरह काम करेगा, वहां से फील्ड निकल रही है, यहां से जैसे हम कहते हैं वाटर फ्लो आउट हो रहा है. सो दैट Q is responsible for creating the electric field. So that del dot E, that will be divergence of E. Here divergence of some vector. तो अभी वेक्टर के फॉर्म में समझा सिंपली, लेकिन इसका यूज केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में डेल डॉट बी में, डेल डॉट ई में, वहां पे इसके यूज केसेस बनेंगे. बात समझ में आई. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द डाइवर्जेंस. क्लियर है. द नेक्स्ट इज, अब देखो डेल डॉट ए, यहां पे एक बार लिख देता हूं, डेल टी आपने देखा एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन गई थी. डेल डॉट वी, डाइवर्जेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर और वेक्टर के कंपैरिजन में. जब ये क्रॉस प्रोडक्ट में गया, डेल क्रॉस ए, इट इज नोन एज कर्ल ऑफ वेक्टर. कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या कहेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर है. अच्छा एक चीज और समझिए, कर्ल का टॉपिक बनाने से पहले और क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है इसमें. अब देखो, जब इसको सोल्व करके अगर आंसर मेरा 0 आए, अगर डेल डॉट ए की वैल्यू 0 आ जाए, इसको क्या कहेंगे आप कहेंगे कि इस वेक्टर की डाइवर्जेंस 0 है. नीदर इट इज स्प्रेडिंग नॉर इट इज कंप्रेसिंग टू ए पॉइंट. इट मीन्स it remains constant like a solenoidal field. So it means if del dot A is equal to 0, then
दिस इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर और वेक्टर फील्ड, सोलेनोइडल वेक्टर और वेक्टर फील्ड, ओके, या सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन भी बोल सकते हैं। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आपको कहेंगे जी ये वेक्टर ए है, क्या ये सोलेनोइडल है, आप कहेंगे डेल डॉट ए 0 आ रहा तो है, नहीं तो नहीं है। दूसरा टाइप क्या है, ए वेक्टर देंगे आपको और कहेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोल दिया 5x कैप प्लस सम my कैप प्लस 7z कैप। अगर ये वेक्टर सोलेनोइडल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो m की वैल्यू बताइए। आप क्या कहेंगे, आप डेल डॉट ए करेंगे, 0 के बराबर आया और उसकी m की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत आसान है डाइवर्जेंस निकालना, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सो अगला क्या आया, अब डाइवर्जेंस हमने पढ़ लिया, अब बारी है कर्ल की, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 लिखिए यहां पे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। पॉइंट नंबर 4 इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसको मिटाता नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी। लेट अस सपोज एक फंक्शन ए है हमारे पास, फिर से एक वेक्टर। सो अब डेल को हमने कहा स्केलर के साथ चला गया तो ग्रेडियंट हो गया, डॉट में गया तो डाइवर्जेंस हो गया। अब हम कहते हैं कि अगर वो क्रॉस में गया, सो डेल क्रॉस ए अगर हुआ, सो इट इज नोन एज कर्ल ऑफ ए वेक्टर, पहली चीज। और ये आपस में एक अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए गिवन है विच इज इक्वल टू a1 x कैप प्लस a2 y कैप प्लस a3 z कैप। तो डेल क्रॉस ए जब आप करेंगे, सो डेल क्रॉस ए विल बी x कैप y कैप z कैप, करली बाई करली x, करली बाई करली y, करली बाई करली z, a1 a2 a3। सोल्व कर लेंगे तो आंसर जो होगा वो x कैप y कैप z कैप की फॉर्म में आएगा, या तो 0 आएगा या कुछ और आएगा। तो वो क्या होगा, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए हमने लिखा कि डेल क्रॉस ए जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई कि नहीं? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कर्ल का, देखो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है समथिंग अबाउट रोटेशन। कर्ल का मतलब क्या है, समथिंग रोटेशनल इफेक्ट। इट मीन्स if any vector, the curl of any vector is 0, it means the function or the vector is irrotational in the nature. If we can say this del cross A is equal to 0 vector, then A represents irrotational vector function, इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। सवाल कैसे बनेंगे, एक वेक्टर दिया है ए, बताइए इरोटेशनल है कि नहीं, तो आप चेक कर लेंगे। दूसरा कहा कि भाई एक कंपोनेंट मिस कर दिया और कहा कि अगर ये वेक्टर इरोटेशनल है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी जो मिसिंग पैरामीटर है, तो आप उसको ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका केस हो गया इरोटेशनल का। दूसरा कर्ल क्या है, जैसे वर्लपूल होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्ल, पहली चीज। दूसरा फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, लेट अस सपोज ये मेरा एक्स वाई और जेड है ना, तो कोई वेक्टर फील्ड है फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर रहा है, वेक्टर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्शन, दिस वे, सो इट मींस दिस वेक्टर फंक्शन इज कर्लिंग अराउंड जेड, इज कर्लिंग अराउंड जेड। अच्छा, इसमें आपको कहीं कर्ल दिख रहा है क्या, इसमें कहीं कर्ल है नहीं है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस जिनका डाइवर्जेंस है उनका कर्ल नहीं है, बिकॉज दे आर डायरेक्टिंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कर्ल निकालने का तरीका क्या है, ये है। कर्ल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इरोटेशनल और सोलेनोइडल।
आपके एग्जाम के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं तीनों चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस पे पहुंचने से पहले अब हम सारे जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं सभी पे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट आपने जो किया है वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो देखो, नेक्स्ट इज सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक बनाइए सेकंड डेरिवेटिव। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि भाई दूसरा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव तो आपने पढ़ लिया, उसके ऊपर दूसरा डेरिवेटिव पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अब देखो इसमें कैसे करना है। डेल को टी पे लगाया तो स्केलर बना, डेल डॉट ए और डेल क्रॉस ए, ये अब तक हम जानते हैं, ये क्वांटिटीज अभी हमारे पास हैं। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाने हैं। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाने हैं। ध्यान करो, ये क्या है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, अब ये क्वांटिटीज हमने सोल्व कर ली हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक डेल और बैठा है बाहर कि भाई मुझे भी ऑपरेट होना है। तो हम देखना चाहते हैं कि जब दो बार डेल को लगाएं, दो बार डेरिवेटिव करें, तो क्या कोई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है क्या? ये हमारा काम है। तो देखिए पहला केस, ये डेल टी अपने आप में क्या है? एक नया वेक्टर है। तो ये वेक्टर इस डेल के साथ कैसे जाएगा? या तो डॉट प्रोडक्ट में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब डेल डॉट डेल टी होगा या फिर डेल क्रॉस डेल टी होगा। एग्री करते हो या नहीं भाई? जब ये डेल है ये या तो डॉट में जाएगा इस वेक्टर के साथ या क्रॉस में जाएगा। तो डॉट में गया तो डॉट लगा दिया, क्रॉस में गया तो क्रॉस लगा दिया। इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी। इट इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। बात समझ में आएगी नहीं? इसको क्या नाम देंगे? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ये क्या है? डेल क्रॉस रिप्रेजेंट्स कर्ल, सो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। इसको क्या नाम देंगे? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तीसरा, अब ये जाएगा इसके साथ। तो देखो ये तो स्केलर है अपने आप में, तो स्केलर के साथ जब डेल को जाएंगे करेंगे तो सिंपल कुछ नहीं आएगा, यहां पे डेल डॉट ए हो जाएगा। इसको क्या नाम देंगे? ये स्केलर है, स्केलर इस पे गया तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। और कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा इसके साथ एक ही होगा। अब इस पे आ जाइए। नंबर 4, वेक्टर है तो वेक्टर या तो डॉट में जाएगा या क्रॉस में जाएगा। तो वेक्टर डॉट में गया तो डेल क्रॉस ए, और क्रॉस में गया तो डेल क्रॉस ए। इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल। डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, और इसको कहेंगे कर्ल ऑफ कर्ल। कर्ल ऑफ ए कर्ल। ये आपके सेकंड डेरिवेटिव हैं। मुश्किल है क्या? देखो जरा, मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। एक बार देखते हैं इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डेल टी का आपको पता है, आपने निकाला हुआ है, पहले को सोल्व करते हैं। सो डेल डॉट डेल टी, इसको समझ के देखते हैं कि क्या कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, ताकि हम उसको बाद में यूज कर पाए। तो डेल क्या होता है? करली बाई करली एक्स एक्स कैप प्लस करली बाई करली वाई वाई कैप प्लस करली बाई करली जेड जेड कैप
dot with del t. So it will be curly t by curly x, x cap, plus curly t by curly y, y cap, plus curly t by curly z, z cap. डॉट प्रोडक्ट होगा तो x का x के साथ, y का y के साथ, z का z कैप के साथ. तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे करली स्क्वेयर t बाई करली x स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर t बाई करली y स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर t बाई करली z स्क्वेयर. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए कहा करली स्क्वेयर बाई करली x स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली y स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली z स्क्वेयर into t. So this is known as Laplacian operator. Laplacian operator. इसको बोलेंगे डेल स्क्वेयर. इसको क्या बोलते हैं? डेल स्क्वेयर. देखो जब डेल और डेल को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है ना. इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. सो डेल डॉट डेल is a del square. Laplacian operator. Again it is a operator. It means it can act upon something. That something can be a scalar or can be a vector. However, this time the Laplacian operator is not a vector operator but it is a scalar operator. ये क्या है? एक स्केलर ऑपरेटर है. तो ये डेल स्क्वायर है अपने आप में एक स्केलर ऑपरेटर. ध्यान रखेंगे ये क्या है? एक स्केलर ऑपरेटर है. इट कैन एक्ट अपॉन ए स्केलर और अपॉन ए वेक्टर. जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे कैसे ऑपरेट करेगा स्केलर पे और वेक्टर पे, है ना. अब देखो जो स्केलर पे तो डायरेक्ट कर ही रहा था, 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 बार वाई के में, 2 बार जेड के में. यहाँ पे वेक्टर होगा तो पूरा वेक्टर एक बार इसके साथ जाएगा प्लस पूरा वेक्टर इसके साथ जाएगा प्लस पूरा वेक्टर इसके साथ जाएगा, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर कोई वेक्टर v प्लस करली स्क्वेयर बाई करली y स्क्वेयर कोई वेक्टर v प्लस करली स्क्वेयर बाई करली z स्क्वेयर कोई वेक्टर v. ऐसे करके सोल्व कर लेंगे. वेक्टर के साथ भी लगा के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्केलर के साथ भी. तो लैप्लेशियन ऑपरेटर का एक इंफॉर्मेशन मिला हमें कि अगर डेल डॉट डेल करें, मतलब ऐसे तो लॉजिकली तो दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि डेल इज एन ऑपरेटर तो वेक्टर की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बट इस वे से हमने ऐसा निकाला कि इट इज समवेयर डेल स्क्वायर, बट इट इज नॉट ए गुड वे टू रिप्रेजेंट इट. ये ध्यान रखना है, ठीक है. क्योंकि ये तो वेक्टर की तरह हमने मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन ये सिर्फ वेक्टर नहीं है, ये ऑपरेटर है. ऑपरेट होने के लिए कोई क्वांटिटी चाहिए, एक ऑपरेटर ही और नहीं चाहिए. सो दिस इज लॉजिकली इनकरेक्ट. बट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समवेयर फ्रॉम हेयर. ओके. सो पॉइंट नंबर 2 ये पहला हो गया. पॉइंट नंबर 2 ये देखो, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट del cross del t, this is always equal to 0 vector, always 0. this will help us. और ऐसे प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. del cross del t 0 वेक्टर, ये अपने आप में वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो 0 वेक्टर आएगा. क्यों आया 0? ग्रेडियंट वाज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, द मैक्सिमम चेंज इन वन डायरेक्शन. So is there any curl into it? This is something like this. Del t is here. So this del t के पास कोई कर्ल है क्या? नहीं है. तो हमेशा इसका कर्ल जब भी लेंगे तो 0 आएगा. थर्ड पॉइंट इज del of del dot a. Del of del dot a. तो ये तो डाइवर्जेंस है, इसका स्केलर बनेगा अंदर और स्केलर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो लिख सकते हैं नो न्यू इंफॉर्मेशन वी विल गेट. कोई ऐसी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिसको बार बार यूज कर सकें. तो बेटर है अगर ऐसा आता है तो कैलकुलेट ही कर लें उसको, ठीक है. सो नेक्स्ट फोर्थ वन, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल. ऊपर से मैं इसको हटा देता हूं. So fourth one is this one, del dot del cross A. So see, this is always equal to 0.
डेल डॉट डेल क्रॉस ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखो आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कहाँ पे डॉट आएगा, कहाँ पे क्रॉस आएगा, कहाँ सर ने डायरेक्ट डेल के साथ लगा दिया है, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट वहीं से है कि वेक्टर वेक्टर के साथ कैसे जाता है, वेक्टर स्केलर के साथ कैसे जाता है, और ऑपरेटर दोनों के साथ कैसे जाएंगे। यही चीज़ पिछली क्लास में और आज की क्लास में मैंने फोकस की है कि आप ये समझें कि ये डॉट में इसमें कभी दिक्कत ना हो। आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर आएगा तो वेक्टर के साथ ये डॉट में गया है, इसलिए इसको डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कहा है, तो ये 0 होता है। एंड द फिफ्थ वन इज कर्ल ऑफ कर्ल, डेल क्रॉस ए, सो इट विल बी रिटन एज डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, सो दिस इज कर्ल ऑफ कर्ल। तो देखो यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेल डॉट ए स्केलर है अंदर, तो स्केलर डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस डेल स्क्वायर ए, लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ ए, सो इट इज नोन एज कर्ल ऑफ कर्ल। सो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये 5 प्रॉपर्टीज में से ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका ज़्यादातर यूज़ हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। हावेवर ऑल दोज 5 प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ लेक्चर को। हमने सबसे पहले पढ़ा नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है किसी भी फंक्शन का। सो उसमें हमने डिफाइन किया कि भाई df/dx रिप्रेजेंट द चेंज इन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। वहाँ से हमने आइडिया लिया कि अगर स्केलर हो जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है XYZ, उसको समझने के लिए हमने ग्रेडियंट इसका डेल ऑपरेटर का इजाद किया, और वहाँ से हमने समझा कि ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर व्हेन ऑपरेटेड ऑन t ऑन एनी स्केलर रिप्रेजेंट्स ए ग्रेडियंट क्वांटिटी, represents a gradient quantity. Gradient means the direct measurement of maximum increase in a particular direction, that is del t. After that we have concluded the del operator with vector. So del dot a represents the divergence and del cross a represents the curl. So del dot a when 0 solenoidal, del cross a when 0 irrotational. After that the second derivative, so second derivative means del dot del t, del cross del t, del of del dot a, ये सब हमने डिफाइन किया। दूसरा ग्रेडियंट के बेसिस पे हमने 2-3 प्रॉपर्टीज और डिफाइन की कि डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे देखते हैं फॉर एनी del phi in the d vector in the direction of d vector, so that will be del phi dot d cap. Similarly इक्वेशन टेंजेंट टू द प्लेन एंड इक्वेशन नॉर्मल टू द प्लेन, ये भी हमने कैलकुलेट किया। सो दिस वी विल यूज इन द नेक्स्ट क्लास टू सोल्व द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो टिल देन हैव ए गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।